जय हिंद मित्रों, जय हिंद साथियों। मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हिंदी की कक्षाएं लगातार चल रही हैं और उसी क्रम में हम आपके सामने एक और नई कक्षा लेकर आए हैं। टॉपिक मालूम है आपको, जो वो है समास। पिछले दो वीडियो कक्षाएं पढ़ चुकी हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी, मैं उम्मीद करता हूं, और पढ़ा भी होगा, और साथ साथ आप नोट्स भी बना रहे होंगे। बच्चा नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि जो भी ये समास एक ऐसा टॉपिक है हिंदी का जिससे हिंदी कंप्लीट होती ही नहीं है ना। आप कोई भी एग्जाम में बैठना जिसमें हिंदी आती हो तो उसमें समास जरूर पूछा जाता है ना। तो आप अपना 1 से 2 नंबर पक्का करिए, और जितना भी हम आपको दो टॉपिक में अभी 2 कक्षाएं समास पढ़ाई हैं उसमें हर क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा जो समास से हिंदी में पूछा जाता है ना। चाहे वो समास का हिंदी में अर्थ है, चाहे वो समास का विलोम है ना। और हमने अच्छे से समझाया भी है कि हम समास हिंदी में पढ़ते क्यों हैं, हमने ये भी बता रखा है। और बच्चा दूसरा वीडियो हमने समास का प्रकार लिए थे कि हम समास के कितने प्रकार होते हैं, है ना, इसके बारे में। तो उसी क्रम में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से एक नए उमंग तरंग उत्साह के साथ बढ़ेंगे और समास को कंप्लीट की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो आज हम इसके भेद के बारे में जानते हैं। एक एक क्लास में हम इसका भेद लेके चलेंगे, क्योंकि भेद इसके ज्यादा होते हैं, कोई एक क्लास में भेद नहीं बता सकते हैं, है ना। तो और बताएंगे तो क्लास बड़ी हो जाएगी। तो मकसद ये नहीं है कि आप ज्यादा बड़ी वीडियो देखिए ना, छोटे वीडियो में आपको। तभी हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही है वो बच्चा चल रही है, क्या चल रही है, गागर में सागर। कौन सी सीरीज चल रही है? गागर में सागर की सीरीज चल रही है। तो उसी सीरीज को हम लेके चलेंगे, है ना। गागर में सागर का मतलब है कि हम सागर में ना ढूंढें, हम गागर में ही हमें सागर मिल जाए, है ना। तो छोटे छोटे वीडियो में हम आपको हिंदी प्रोवाइड करवाते हुए हिंदी को अच्छा कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो लग जाइए पूरे उमंग तरंग जोश उत्साह के साथ, और इस वीडियो को फैला दीजिए आप जहां तक हो सके, है ना। क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारे कोचिंग का उद्देश्य, एकलव्य क्लासेस का उद्देश्य यही है कि जो अंतिम बच्चा है, यानी जो वंचित बच्चा है, जिसके पास एजुकेशन नहीं हुए, नहीं किसी कारण पढ़ पा रहा है, तो हमारा वीडियो, हमारी क्लासेस उस तक भी पहुंच जाए, है ना। तो आप सब सहयोग करिए और पूरे उमंग तरंग उत्साह के साथ लग जाइए। तो बच्चा शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे समास के भेद। क्या पढ़ेंगे? समास के भेद। समास के भेद क्या पढ़ेंगे? समास के भेद को हम जानेंगे कि समास के भेद। देखो, जो सेकंड वाला वीडियो है इसमें हमने समास के भेद पढ़े हैं, ठीक है। हमने इसमें समझाया भी आपको है कि समास के मुख्यतः भेद कितने होते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। बच्चा 6 नहीं होते हैं, 4 भेद होते हैं पदों के आधार पर। और पद ही समास में लेके चलते हैं, पदों को ही समास में लेके चलते हैं। तो जब हम पदों को ही समास में लेके चलते हैं तो 6 नहीं, कितने होंगे? 4 होते हैं, है ना। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। अगर हम बात करें पदों के आधार पर समास कितने होते हैं, तो बच्चा पदों के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। कौन सा बच्चा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और चौथा है बच्चा बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ये 4 भेद हैं। कहीं कहीं आपने मुख्यतः छोटी क्लासों में पढ़े ही होंगे समास, और पढ़ा होगा कि समास के 6 भेद होते हैं। तो बच्चा 2 जो भेद होते हैं वो जो हम पढ़ रखे हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, जो हम आप पढ़ते हैं वो तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। क्योंकि जो तत्पुरुष समास की कंडीशन होती है वही कर्मधारय समास और द्विगु समास की भी कंडीशन होती है। तो इसलिए पदों के आधार पर वो जो कर्मधारय समास और द्वंद्व समास है वो समास बच्चा तत्पुरुष समास में ही आ जाता है। इसलिए हम समास को कितने पढ़ाते हैं? 4। ठीक है, पढ़ाते क्या होते ही है 4। 2 जो समास होते हैं बच्चा
कर्मधारय समास, कर्मधारय समास ये किसमें आ जाता है? तत्पुरुष समास में ही आ जाता है। और द्विगु समास, द्विगु समास भी बच्चा किसमें आ जाता है? कर्मधारय समास में ही आ जाता है। किसमें आ जाता है? कर्मधारय समास में ही आ जाता है। तो समास मुख्यतः बच्चा कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना, समास बच्चा 4 होते हैं। कौन कौन सा? एक अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुब्रीहि समास, चौथा बहुब्रीहि समास। और ये जो कर्मधारय समास है और ये द्विगु समास, इनकी जो कंडीशन है सेम वही शर्त कंडीशन तत्पुरुष की होती, इसलिए ये दोनों समास बच्चा तत्पुरुष समास में ओवरलैप करते हैं। कोई बच्चा कह रहा होगा, जो ये तीसरा वाला वीडियो देख रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा सर ये कैसे? तो हमने बच्चा सेकंड वाला वीडियो, आप इससे पूर्व की जो वीडियो है सेकंड नंबर वीडियो, वो आप देखिएगा, है ना, कि ऐसा क्यों है। हमने वहां इसका बहुत अच्छे से समझाया है कि ऐसा क्यों होता है कि 4 ही समास हैं और आप लोगों ने पढ़ रखा है वो 6 पढ़ रखे हैं। तो सर हम कौन सा सही करके आएंगे? तो ध्यान रखना, पदों के आधार पर समास 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और पहला होता है अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। 2 समास कर्मधारय और द्विगु, वो तत्पुरुष का ही भेद होता है। ठीक है बच्चा, अब हम फिर से कह रहे हैं, अगर जिसको समझना है कि ये क्यों है, तो हमारा सेकंड नंबर वीडियो सेकंड क्लास में देखें जाकर, जो पार्ट 2 है समास का, पार्ट 2 समास का देखें, वहां हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कि ऐसा क्यों होता है कि ये ओवरलैप कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो समास में कितने पद होते हैं? 2 या 2 से अधिक, 2 पद। तो पहला पद क्या होगा? मुख्य, दूसरा होगा गौण, फिर गौण, फिर मुख्य, दोनों मुख्य, दोनों गौण। ठीक है, तो कंडीशन कितनी बनी? 4। समझ रहे हैं? जिसमें से ये दोनों समास की कंडीशन इसी कंडीशन को फुलफिल करती हैं। तो ये दोनों समास किसमें आ गए? तत्पुरुष में ही। तो मुख्यतः समास कितने हो गए बच्चा? 4। तो अभी हमने क्या लिखा? समास के भेद पदों के आधार पर 4, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहु। ये बच्चा चारों ही की चारों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई एक। ये पूरा समास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम एक एक को बड़ी विस्तृत में समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये टॉपिक बहुत अच्छा है ना। तो पहला हेडिंग डालिए, अव्ययी भाव समास। पहला हेडिंग लिखिए, अव्ययी भाव समास। पहला हेडिंग है अव्ययी भाव समास। पहला हेडिंग लिखिए, पहला भेद में अव्ययी भाव समास। अगर हम बच्चा अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसमें देखिए, ये जो बनता है वो आ जमा वै जमा ई, इससे मिलकर बन रहा है। आ बच्चा क्या है? तो आ हमारा उपसर्ग है। आ क्या है? उपसर्ग है। ई क्या लगा है? ई इसमें प्रत्यय यूज हुआ। क्या यूज हुआ? प्रत्यय। और वै क्या है बच्चा? ये मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द। वै का मतलब खर्च होना। वै का मतलब खर्च होना। यानी अगर हम देखें बच्चा, अव्ययी भाव का अर्थ क्या हुआ मीनिंग में? तो जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो जाता है ना, उसे हम अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का अगर हिंदी में मीनिंग कहें तो ध्यान रखना, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो जाए। ठीक है, अभी हम इसकी सारी डेफिनेशन लिखवाएंगे, जो जिस प्रकार से ये समास बनता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, इसमें मूल शब्द क्या है? अव्यय। अव्ययी भाव में अव्यय। वै क्या है? मूल शब्द। आ क्या है? उपसर्ग है। और ई क्या लगा? प्रत्यय लगा है। ई क्या लगा बच्चा? प्रत्यय लगा। हेडिंग लिखिए, परिभाषा। कि सर इसकी परिभाषा बताइए। ठीक है, इसकी क्या परिभाषा है? तो हेडिंग डालिए, परिभाषा। अब ध्यान समझिए, जो हम लोग मेन परिभाषा पढ़ते हैं वो क्या परिभाषा है, बाकी हम इसकी और भी परिभाषा आपको लिखवाएंगे, लेकिन मेन परिभाषा क्या? जिस समास का देखिए, हमने आपको समास में बता रखा था कि समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। नाम ही इसका उत्तर है, या इसी को अंतिम पद बोलते हैं, क्योंकि समास में बिना उत्तर पद के हुए समास ही नहीं बनता, और इसी उत्तर पद से ही समास की मीनिंग आती है। बिना उत्तर के आप समास नहीं बना सकते, तभी नाम रखा गया उत्तर, इसी से ही मीनिंग आएगी। तो एक तो पूर्व पद है, दूसरा क्या है? उत्तर पद। तो इन्हीं दोनों से क्या है? सारी डेफिनेशन बनेगी। क्या? जिस समास का
पूर्व पद, देखिए जब हमने सेकंड वाला वीडियो था उसमें लिखवाया भी था कि पूर्व पद मुख्य यानी पूर्व पद प्रधान, प्रधान का है या मुख्य है ना, प्रधान का मीनिंग क्या है, मुख्य से है यानी यही मेन होगा। तो जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद प्रधान, और प्रधान का मतलब मुख्य से, प्रधान का बच्चा मतलब मुख्य से, है ना, ये हमने बता रखा है, सेकंड वाला आप वीडियो देखिए कहां पर मुख्य है, कौन सा गौण है ना। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान यानी मुख्य होता है, यानी मुख्य होता है, या तो एक कंडीशन ये होगी, क्या एक कंडीशन क्या होगी बच्चा कि पूर्व पद यानी पहला पद वो क्या होगा, प्रधान, या और क्या हो सकता है, या पूर्व पद अव्यय होता है, देखो इसका नाम ही अव्यय, तो जब तक अव्यय नहीं होगा आंसर नहीं आए, अव्यय होता है, या पूर्व पद उपसर्ग होता है, या प्रथम पद में क्या लिखा हो बच्चा, उपसर्ग लिखा हो, क्या लिखा हो, आप उपसर्ग, ध्यान रखना बच्चा, इसकी 4 डेफिनेशन होती है, हमने एक ही 3 डेफिनेशन को एक ही डेफिनेशन में मिक्स कर दिया। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, या जिस समास का पूर्व पद प्रधान यानी मुख्य होता है, या और क्या होता है बच्चा, और अव्यय होता है, कौन सा पद, पूर्व पद, और क्या होता है, उपसर्ग होता है, क्या होता है, उपसर्ग होता है, क्या होता है, उपसर्ग होता है, क्या होता है बच्चा, उपसर्ग होता है, क्या होता, उपसर्ग होता है, क्या होता है, उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान या अव्यय या उपसर्ग होता है, क्या होता है, उपसर्ग होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चा, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो क्या जाना हमने, ये जाना कि जिस समास का पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद या तो प्रधान यानी पूर्व पद ही मुख्य होगा, यानी पूर्व पद से ही वो मीनिंग देगा, ठीक है, उत्तर पद संज्ञा के रूप में लगा होगा, और वो उत्तर पद संज्ञा के साथ लगा होगा, यानी पूर्व पद के साथ लगकर मीनिंग को सार्थक कर देगा। कैसे, अभी हम उदाहरण से समझेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो यानी मुख्य हो, उसी से ही मीनिंग आएगी। इस समास में पहला पद ही मेन है ना, दूसरा तो उसको क्या करेगा, मीनिंग फुल कर देगा, यानी समास बना देगा, तभी तो उत्तर पद है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, या जिस समास का पूर्व पद क्या हो बच्चा, अव्यय हो, या पूर्व पद क्या हो, उपसर्ग हो, क्या हो, उपसर्ग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन आती है, क्या, इस समास में संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, और अगर संज्ञा की एक और डेफिनेशन होती है कि जिस समास में संज्ञा की पुनरावृत्ति हो, संज्ञा बार बार आए, तो वो भी अव्ययी भाव समास होता है। क्या, लिख लीजिए, ये इससे बहुत बनता है कि जिस समास में संज्ञा की, जिस समास में संज्ञा की क्या होती है, पुनरावृत्ति, संज्ञा की पुनरावृत्ति, जिस समास में संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है, जिस समास में संज्ञा की क्या होती है, पुनरावृत्ति, यानी संज्ञा की रिपीटिशन, जिस समास में संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है, उसे अव्ययी भाव समास, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चा, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कैसे कहते हैं, तो याद रखना ये पूरा अव्ययी भाव समास है, गलत नहीं करना है, एक बार बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, या पूर्व पद अव्यय हो, या पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, या पूर्व पद क्या बच्चा, अव्यय हो, पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो। पूर्व 4 डेफिनेशन है, मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया है, और ये इतना ही नहीं, अलग अलग 4 डेफिनेशन लिखेंगे आप याद भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 पूर्व पद प्रधान हो, नंबर 2
पूर्व पद अव्यय हो। नंबर 3 पूर्व पद क्या हो, उपसर्ग हो, है ना। और चौथी डेफिनेशन है जिस समास में संज्ञा की पुनरुक्ति, यानी दोनों पद संज्ञा में लिखे होंगे। संज्ञा की पुनरुक्ति मतलब शब्द की बार बार, जिस समास में शब्द क्या होते हैं, बार बार आते हैं, तो उसमें भी क्या है, संज्ञा की पुनरुक्ति होती, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी जैसे हम आपको एग्जांपल लें, हाथों हाथ, देखिए संज्ञा शब्द क्या है, हाथ, और ये दो बार आ रहे हैं। जैसे हम कहें घर घर, जैसे हम कहें दिनों दिन, रातों रात, बारंबार, तो ये क्या है, संज्ञा की पुनरुक्ति हो रही, बार बार संज्ञा रिपीट हो रही कि नहीं। और जब संज्ञा रिपीट हो तो भी अव्ययीभाव समास होता है। तो ध्यान आ गया, समझ में आ गया कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो या संज्ञा की पुनरुक्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये अव्ययीभाव समास की डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तो देखिए उदाहरण डालिए, उदाहरण से समझेंगे कौन सा समास अव्ययीभाव समास है। देखिए हेडिंग लिखिए उदाहरण, कौन कौन से समास होंगे, है ना, जो अव्ययीभाव समास। सबसे पहले देखिए हमने इसमें लिखा है प्रतिदिन, तो देखिए अगर हम हेडिंग लिखें, पहला लिखें प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब प्रति उपसर्ग है। ये दो शब्द हैं, एक प्रति, ये पहला शब्द है, वो शब्द क्या है बच्चा, पूर्व पद, और ये दूसरा शब्द है जिसको हम कहेंगे द्वितीय पद, है ना। पूर्व पद, द्वितीय पद, पहला पद, इसको पहला पूर्व पद या पहला पद, ध्यान से समझना कैसे पहला दूसरा, ये पूर्व पद या पहला पद, द्वितीय पद है या दूसरा, या इसी को अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद, या इसको दूसरा नाम देते हैं तो उत्तर पद। क्या देते हैं बच्चा, उत्तर पद। ये होता है समास, दो पदों से मिलकर बनता है। एक है प्रति, दूसरा है दिन। प्रति क्या है, पूर्व पद यानी पहला, और दिन क्या है, द्वितीय पद है, या इसी का दूसरा नाम अंतिम पद या उत्तर पद। तो कोई भी समास है वो दो पद से ही मिलकर बनेगा। पहला पद का नाम पूर्व पद यानी पहला, द्वितीय, अंतिम या उत्तर पद। ध्यान से समझना है। अब देखिए हमने जो डेफिनेशन पीछे लिखवाई, उसमें 4 डेफिनेशन लिखवाई है कि जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग हो, तो बच्चा प्रथम पद क्या है, प्रति, और यहां पर प्रति क्या है, उपसर्ग है। यहां पर प्रति शब्द क्या है, उपसर्ग है। प्रति मतलब होता है क्या, हर दिन। प्रति का मीनिंग क्या होता है, हर। प्रति की मीनिंग हर, तो हर का मतलब यानी हर दिन की बात कर रहा है। तो देखिए जिस समास का प्रथम पद हमें उपसर्ग मिल गया, और अगर द्वितीय पद से यहां कोई लेना देना नहीं, बस हमें इसमें पहली पद से लेना देना है। और जिस समास में अगर आपको प्रथम पद से मीनिंग निकल रही है, तो वो कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। क्यों, अभी हमने देखिए पिछली डेफिनेशन क्या लिखवाई, पीछे हमने डेफिनेशन ये लिखवाई है कि देखिए जिस समास का प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो। प्रथम पद में बच्चा अगर उपसर्ग दिख गया तो फिर कौन सा समास होगा, बोलो, अव्ययीभाव समास। बस इतना पता होना चाहिए। तो कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। कौन सा, अव्ययीभाव। कौन सा भाव, अव्ययीभाव। बोलो समझ में आ रहा है। तो प्रथम पद देखिए प्रति है, और वो क्या है, उपसर्ग। अगर प्रथम पद हमें उपसर्ग दिख गया तो अव्ययीभाव समास हो गया। बोलो समझ में आ गया। तो पूर्व पद इसका क्या है, उपसर्ग, और अगर पूर्व पद उपसर्ग है तो फिर वो अव्ययीभाव। तो प्रतिदिन में कैसा समास है, अव्ययीभाव समास। बहुत सारे, जैसे हमने आमरण लिया, दूसरा शब्द हमने आपके सामने आमरण लिया। देखिए दो शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से ये मिलकर बना है। पहला आ, जो कि क्या है, उपसर्ग है। जो कि क्या है बच्चा, उपसर्ग है। और द्वितीय पद क्या है, मूल शब्द है। जैसे यहां पर दिन क्या है, मूल शब्द। इस दिन, इस शब्द से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पहला शब्द ही हमें आंसर कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, मूल शब्द। हाँ ये जरूर है कि ये साथ में होगा, बिना इसके मीनिंग ही नहीं दे पाएगा। अब आ अगर ये हटा दो मरण, तो फिर आ क्या, कुछ नहीं। तभी तो इसका नाम उत्तर पद का, द्वितीय पद का नाम उत्तर पद रखा है कि बिना इसके उत्तर नहीं आएगा। जैसे दिन हटा दो तो प्रति क्या, प्रति तो बहुत सारे, यानी हर क्या, हर सप्ताह, हर महीना, हर दिन क्या। तो दिन हमें ये फुलफिल कर रहा है आंसर को। इसी प्रकार मरण ये फुलफिल कर रहा है उपसर्ग। अब आ का मतलब उपसर्ग की मीनिंग होती है तक, तो इसकी पूरी मीनिंग क्या लिखली, मरण तक। अगर ये ना हो तो तक क्या, इसकी फुल मीनिंग लिखी मरण तक। क्या मीनिंग निकली बच्चा, मरण तक। तो देखिए शुरू अंतिम शब्द इसको क्या कर रहा है, सार्थक बना रहा है इस पूरे शब्द को। समझ में आया। तो इसकी पूरी मीनिंग लिखी मरण तक। तो आ क्या है, उपसर्ग। आ क्या, उपसर्ग। और डेफिनेशन लिखा है जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो। बच्चा अगर हम सिर्फ आपको ये लिखवा देते तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो,
तो मतलब पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला पद ही क्या होगा, मेन होगा, मुख्य होगा, उसी से मीनिंग आएगी। तो अगर हम ऐसा लिखवा देते तो आप कभी समझ ही नहीं पाते। क्यों? और ये डेफिनेशन, इससे आपको दिमाग में क्या रहा है, देखिए है वही चीज लेकिन हमने उसमें और क्या ऐड कर दिए, अव्यय ऐड कर दिए, उपसर्ग ऐड कर दिए। तो अब आपको क्या है, पूर्व पद प्रधान का मतलब अब आप सीधा आपको अव्यय देखना है या फिर आपको क्या देखना है, उपसर्ग देखना है। ठीक है, उपसर्ग वे क्या होते हैं शब्द, तो उपसर्ग सर उसे कहते हैं जो शब्द के शुरुआत में लगकर शब्द की विशेषता अर्थ बदल देते हैं। जैसे मरण, ठीक है, अब इसका मतलब मरण मतलब मरना, अब आ लग गया, आ का मीनिंग होती है तक, इसकी मीनिंग क्या आ गई, विशेषता, मरण तक, यानी जब तक मरेंगे तब तक। जैसे हम कहें आ मरण अनशन, यानी इसका मतलब क्या, हम तब तक अनशन पे बैठ जाएंगे जब तक हम मरेंगे नहीं। ठीक है, यानी मरने तक हम अनशन पे बैठेंगे। कब तक बैठेंगे, मरने तक। तो उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप में ही रहते हैं, यानी जो अपने मूल रूप को से परिवर्तित नहीं होते। अभी हम अव्यय जब आएंगे, क्योंकि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो उसे भी अव्ययी भाव समास कहते हैं, तब वहां अव्यय बता देंगे। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, उपसर्ग लगे। जैसे इसमें एक और शब्द बच्चा पूछा जाता है जिसमें नाम ले आजीवन। आजीवन, तो देखिए जीवन का मतलब जीवन दो शब्द हैं और आ क्या है, उपसर्ग, और आ की मीनिंग तक। आजीवन यानी जीवन भर, इसकी मीनिंग क्या निकली, जीवन तक या जीवन भर। आजीवन काम करेंगे, इसका मतलब जीवन भर, जब तक जीवन रहेगा तब तक काम। तो पूर्व पद अगर उपसर्ग है, पहला पद अगर उपसर्ग है, पहला पद ही इसका मुख्य पद है, दूसरा पद तो जुड़ा है उसको सार्थक करने के लिए, क्योंकि जीवन भर, इसका मीनिंग क्या है, भर या तक, तो भर या तक क्या, यानी जीवन, ये इसको क्या कर रहा है, सार्थक बना रहा है, बिना इसके मीनिंग ही नहीं निकल पाएगी। समझ रहे, इसीलिए द्वितीय पद का नाम क्या है, उत्तर पद। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं बच्चा, जैसे और देखिए, जैसे प्रत्येक, प्रतिधन एक, यानी हर एक की बात कर रहा है। प्रतिदिन, जैसे हमने अभी आपको बताया है ना, जैसे हमने एक आजीवन बताया, ये शब्द बच्चा आपको बस रट लेने, यही शब्द आपके एग्जाम में आते हैं। आजीवन हुआ है ना, आमरण शब्द हुआ। ठीक है बच्चा, जैसे कहें अनुरूप, रूप के अनुरूप, है ना, अनुपसर्ग, ये सब उपसर्ग वाले हैं। ठीक है, जैसे हम कहें आजन्म, ये भी बहुत बार आता है, यानी जब तक जन्म है तब तक, है ना। जैसे बहुत बार, ये बहुत बार पूछा जाते हैं, जैसे बच्चा भर पेट, बहुत बार आया है भर पेट, है ना। अब इसमें देखिए दो शब्द, ये पूर्व है, ये अंतिम द्वितीय, और भर शब्द बच्चा क्या है, अव्यय है। तो हमने आपको अभी डेफिनेशन में क्या लिखवाया, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो उसे भी तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय सर किसे कहते हैं, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल रूप में रहते हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, मूल रूप में रहेंगे, यानी इनमें लिंग वचन कारक जोड़ोगे। हम आपको अभी अगला टॉपिक और भी आगे लेंगे तो अव्यय लेंगे, अव्यय डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ ये समास में यहां यूज हुआ है, तो आपको बस इतना समझ लेना है, जो ऐसे शब्द जो किसमें रहते हैं, मूल रूप में, यानी जिसमें लिंग वचन कारक लगाने पर वे परिवर्तित नहीं होते। तो अगर हम भर बताओ, भर का आप स्त्रीलिंग बना पाओगे नहीं, भर का बहुवचन बना पाओगे नहीं, भर में कोई कारक लगा पाओगे नहीं, संज्ञा ऐड कर सकते हो। तो जो परिवर्तित न हो, बहुत सारे शब्द, जैसे अभी भर था, और भी शब्द जैसे हम कहें तेज, धीरे धीरे, है ना, जैसे यहां वहां कहां इधर उधर, ये शब्द बच्चा क्या है, अव्यय, इन ये हमेशा मूल रूप में रहेंगे, इनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भरपेट, यानी भरपेट का मतलब क्या है, पेट भर, यानी जब तक आपका पेट ना भर जाए तब तक आप खाना खाइए, भरपेट। बहुत बार पूछा जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भरसक, यानी कहते हैं ना भरसक प्रयास करिए, यानी पूरा प्रयास करिए। भर का मतलब पूरा, जितना हो उतना प्रयास करिए, यानी भरपेट मतलब पूरा पेट खाइए, है ना। पूरा पेट खाने का मतलब जितना आपको गुंजाइश है। जैसे हम कहें भरसक, तो भर अव्यय है, सर, सक क्या है बच्चा, मूल शब्द है, तो भर क्या है, अव्यय का काम कर रहा है। भर कभी कभी उपसर्ग का भी काम कर देता है। तो भरसक प्रयास कैसे बोलते हैं, भरसक प्रयास करिए, यानी जितना हो सके उतना पूरा दम लगा दीजिए। तो भरसक भी बहुत बार पूछा जाता है ना, भर पेट, भरसक। एक और शब्द पूछा जाता है भरमार, कहता ना इस चीज की भरमार लगी, यानी खूब है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में है ना बच्चा। तो इसमें भी भर देखिए शब्द लगा है। तो जिस शब्द का प्रथम पद अव्यय हो, प्रथम पद उपसर्ग हो, ये देखिए उपसर्ग हैं, अव्यय लगे हो, भर पेट, भरसक, भरमार, भरपूर्ण। एक ये भी बहुत बार पूछा जाता है, भरपूर्ण।
भरपूर्ण, है ना, कहते हैं भरपूर्ण कोशिश की, यानी पूरी कोशिश की है। तो ये चार शब्द बच्चा बहुत बार आते हैं, एक भरपेट, भरसक, भरमार लगी, भरपूर्ण, है ना, भरपूर या भरपूर्ण, ये भी इस प्रकार भी लिखा होगा, भरपूर, है ना, भरपूर्ण, भरपूर, भरमार, भरसक, भरपेट, ये चारों पांचों शब्द रट लेना। ये बहुत, जहां जिस समास में प्रथम पद अगर अच्छा भर लगा हुआ दिख जाए, भर भर भर, तो समझ जाना अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। और बच्चा लेते हैं, और कौन से शब्द हो सकते हैं? यही सब इसमें देखिए, जो हमने डेफिनेशन लिखवाई पूर्व पद प्रधान, तो इनके देखिए यही पूर्व पद प्रधान है। चाहे वही दूसरी तरफ में कहते हैं जिसमें पूर्व पद में अव्यय या उपसर्ग लगाओ, बात वही है। ठीक है, और देखिए और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। जैसे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है। जैसे अगला कहें हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो जैसे हमने एक शब्द लिखा हाथों हाथ। ठीक है, अब हमने एक और डेफिनेशन लिखवाई, जिस समास में संज्ञा की पुनरावृत्ति हो जाए, यानी संज्ञा डबल हो जाए, दो बार आ जाए, एक बार हाथ दूसरी बार ये, तो ये भी कौन है? अव्ययी भाव समास। ये बहुत बार पूछा जाता है, हाथों हाथ, दिनों दिन, इधर लिख लेना, बिल्कुल रट लो, दिनों दिन, रातों रात, रातों रात, रात यानी दिनों दिन का मतलब दिन ही दिन में, हाथों हाथ ही हाथ में, दिनों दिन की मीनिंग दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में, ये मीनिंग है। तो इसकी मीनिंग क्या है? रात, रातों रात यानी रात ही रात में, रात ही बच्चा रात में, तो दो बार संज्ञा, एक रात यहां पर, एक रात यहां पर, दो संज्ञाएं हैं, यानी संज्ञा की पुनरुक्ति। जैसे हम अगला कहें घर घर, कौन सा? घर घर। जैसे हम कहें बारंबार, ये भी बहुत बार आता है बच्चा, बारंबार, बारंबार का मतलब बार बार, तो दो बार संज्ञा का प्रयोग, एक बार दूसरी बार, है ना। जैसे हम कहें पल पल, है ना, पल पल, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, तो देखिए शब्द की पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं, धीरे धीरे, है ना, देखिए शब्द वही आ रहा है कि नहीं, पल पल, धीरे धीरे, सर सर, यानी सरासर बोलते, सरासर, यानी इसमें दो एक ही है, सर सर, सर सर, सर असर नहीं लिखना, इसके मैंने सर सर, यानी सर सर मतलब बहुत तेजी तेजी से। ठीक है, धीरे धीरे, तेज, है ना, सरास, धड़ाधड़, एक ये भी पूछा था, धड़ाधड़, धड़ाधड़, तो देखिए वही सेम शब्द रिपीट हो रहा है, तो धड़ाधड़, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, घर घर, बारंबार, पल पल, धीरे धीरे, सरासर, सरसर, है ना, पल पल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, पल पल नहीं लिखा तो पल पल, तो दोनों संज्ञानी शब्द की क्या है? रिपीटिशन हो रहा है, वही शब्द दोबारा आ रहा है, पल पल आ रहा है। ठीक है, धड़ाधड़, सड़ासड़, धीरे धीरे, बारंबार, पल पल लिख क्या है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये को रट मानना है आपको। हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, घर घर, बारंबार, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें इच्छा द्वंद्व समास नहीं लगा के आना, द्वंद्व समास में होता है दोनों पद प्रधान, इसमें प्रधान नहीं है। ठीक है, वहां दोनों पद मुख्य होंगे, यहां तो एक ही पद मुख्य है। ठीक है, तो इसमें द्वंद्व समास नहीं लगा के आना है कि सर वहां भी हाइपन लगा होता है, वहां भी दोनों, वहां दोनों पद अलग होंगे। जैसे कहें रुपया पैसा, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, दीन दुर्बल, ठीक है, हानि लाभ, जय पराजय, तो वो ये शब्द जो बोले इनमें द्वंद्व समास एक दूसरे के अपोजिट के रूप में होंगे, लेकिन यहां अपोजिट नहीं, सेम शब्द है। कैसे बच्चा? सेम है। जैसे एक और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपको एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एक पूछा जाता है असुरासुर, असुरासुर। अब इसमें देखिए ये बहुत बार आया था बच्चा, सबसे ज्यादा गलती इस शब्द में करते हैं, द्वंद्व समास लगा जाते हैं। तो देखिए हमने कहा सेम शब्द, इसकी संधि विच्छेद कर दीजिए बीच से, तो बनेगा क्या? बनेगा असुर और असुर, असुर और असुर, तो सेम ही शब्द आ रहा है कि नहीं, यानी सेम शब्द, यानी सेम संज्ञा की रिपीटिशन है। तो सेम जब शब्द आ जाए तो वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। असुर मतलब राक्षस, देवासुर नहीं, देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा? ये अलग शब्द है देवासुर, इसमें ना कर देना, क्योंकि यहां तो अलग उल्टा आ गया, देव और असुर, देव और असुर, है ना, देव मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस।
तो ये तो आपका, इसमें आपका कौन सा है, देवासुर में आपका द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान है, यानी इसकी भी मीनिंग आएगी, इसकी भी मीनिंग आएगी। यहां सिर्फ एक पद प्रधान है असुर, उसी का रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है। तो असुरासुर में असुर असुर, ये अव्ययी भाव समास, ये द्वंद्व समास। ठीक है, और भी इसका इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए एक अव्यय लग कर आता है, नोट डाल के लिखिए, जिस समास के पहले पद में या जिस शब्द, ऐसे लिखिए, जिस पूर्व पद में यथा लिखा हो, ऐसे नहीं, लिखिए जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद के पूर्व पद में, जिस सामासिक पद के पूर्व पद में यथा शब्द जुड़ाओ, क्या लिखा हो, यथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, यथा शब्द जुड़ाओ, यथा शब्द जुड़ाओ। सामासिक शब्द समझते हैं, यानी समास द्वारा बने हुए पद, तो उसे सामासिक पद, हमने पहले ही वीडियो में ये बता रखा है, पहले या दूसरे में, कि सामासिक पद किसे कहते हैं। यानी दो शब्द से मिलकर समास बन रहा है, तो दो शब्दों से मिलकर जो समास बन रहा है, तो उसमें जो पहला पद है, उस पद में अगर क्या लिखा है, यथा लिखा है, क्या मिल जाए बच्चा, रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सब अव्ययी भाव का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि जिस शब्द में अगर यथा लगा हुआ आ जाए, क्या आ जाए बच्चा, यथा लगा हुआ, और अगर यथा लगा हुआ शब्द आ जाए तो फिर वो सब यानी दो पद होंगे, यानी वो पूरा सामासिक पद होगा, वो अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा बच्चा, अव्ययी भाव समास। जिस पद में अगर आपको क्या मिल जाए, यथा लगा हुआ मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चा, यही आ जाएगा, यही आते हैं, भरपेट वाले आते हैं, यही सब में आते ही हैं अव्ययी भाव में। तो अगर आपको कहीं अगर यथा लगा हुआ मिल जाए, क्या लगा हुआ मिल जाए, यथा मतलब जैसा, और अगर ये यथा लगा हुआ मिल जाए तो फिर वो अव्ययी भाव समास होगा। कैसे सर, एग्जाम्पल देके बताइए। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, जैसे हम कहें यथा संभव, यानी जितना संभव होगा, जैसे हम कहें मैं यथा संभव दिल्ली पहुंचूंगा, यानी अगर संभव होगा तो मैं दिल्ली जरूर पहुंचूंगा, तो यथा संभव। जैसे हम दूसरा बोले यथा क्रम, बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं यथा जोड़कर, यथा संभव, यथा क्रम, यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, है ना। एक बहुत पूछा जाता है यथेष्ट, क्या पूछा जाता है, यथेष्ट, यानी जितना चाहिए उतना, यथेष्ट की मीनिंग होती है जितना चाहिए उतना, यथा जमा ईष्ट, ठीक है, यथेष्ट, यथा संभव, यथा क्रम, है ना, यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, है ना। तो जहां भी आपको यथा शब्द लगा हुआ मिल जाए, वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हम कहें यथार्थ, यथार्थ, ठीक है, जैसे हमने बोला यथार्थ, देखिए इसमें भी पहला क्या लगा, इसकी संधि करिए, दीर्घ संधि है, यथा जमा अर्थ, ठीक है, तो पहला शब्द क्या लग गया, यथा। तो आपको नोट बुद्धि में ये घुसेड़ लेना है, क्या घुसेड़ लेना, देखो यथा शब्द भी बच्चा है क्या, तो ये भी अव्यय है, क्या है, अव्यय है, ठीक है। तो हम इतने सारे आपको शब्द कैसे याद करा सकते हैं, तो आप सिर्फ एक नोट से याद कर लीजिए कि अगर पहला शब्द में यथा लगा हुआ दिख जाए तो फिर वो कौन सा है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। ये वैसे भी यथा अव्ययी भाव अव्ययी शब्द होता है। अव्यय चार प्रकार के होते हैं, पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। जिसमें से पहला है क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया की विशेषता बताई जाती है कि क्रिया किस समय कैसे हो रही, निश्चितता अनिश्चितता, ठीक है। जैसे राम धीरे धीरे दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है, क्रिया। अब उसकी विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है, अव्यय, और अव्यय में भी कैसा, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण बच्चा चार प्रकार के होते हैं, है ना। पहला स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, और चौथा होता है रीतिवाचक, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यथा संभव क्या है, जैसे हम लिखा यथा संभव, यानी
संभव होगा तो मैं जरूर आऊंगा, यानी उसकी रीति बताई जा रही है किस प्रकार आएंगे। ठीक है, तो यथा शब्द आपका अव्यय है और कौन सा क्रिया विशेषण में रीतिवाचक अव्यय है, कौन सा रीतिवाचक अव्यय है। तो ये अव्यय ना, तो ये चीज हम इसलिए हमने आपको लिखवा दिया कि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। अगर हम इसलिए अव्यय में ही लिखवा देते तो यथा आते, बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज होते। तो अभी आपके दिमाग में क्या पहुंच गया है, सिर्फ ये पहुंच गया कि अगर पहला पद में कहीं यथा हुआ लगा, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अव्ययी भाव में, कि अगर पूर्व पद में पहले पद में आपको यथा लगा हुआ शब्द मिल जाए तो बस आप आंख मूंद के अव्ययी भाव लगाया ना, बस। इसलिए हमने इसको अलग से बताया। तो बच्चा, आपको उम्मीद करता हूं कि ये अव्ययी भाव समास जो पहला भेद होता है समास का, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको पूरा कंक्लूजन बता देते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास में आपको क्या याद रखना है, 4 चीजें याद रखनी। एक, पूर्व पद प्रधान, मतलब वो पद उपसर्ग होगा, वो पद अव्यय होगा, या फिर चौथा कि उसी पद की रिपीटिशन यानी संज्ञा की पुनरुक्ति हो जाएगी। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, बारंबार, सड़ासड़, धड़ाधड़, तो ये शब्द क्या रिपीटिशन हो जाए। और एक हमने अंत में बता दिया कि अव्यय तो है, लेकिन अगर पहले शब्द में अगर आपको यथा लगा, यथाशक्ति जैसे है ना, यथाशक्ति, यथार्थ, यथेष्ट, यथासंभव, यथाक्रम, बहुत सारे हैं, और अगर पहले यथा कर लगा हुआ मिल जाए तो फिर वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, ये हमारा पूरा अव्ययी भाव समास था। बच्चा, आज हम इसी पद को पढ़ेंगे, इसी भेद को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तत्पुरुष समास, ये पहला समास अव्ययी भाव हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आपको तत्पुरुष समास के भेद लाएंगे। और तत्पुरुष समास बड़ा समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का लोप होता है, तो हम कारक पढ़ा चुके हैं आपको। तो पहले हम तत्पुरुष समास के कारक में भेद देखेंगे, फिर उसका कर्मधारय दुगु देखेंगे। तो तत्पुरुष समास बड़ा समास होता है, इसमें कई वीडियो, 2-3 वीडियो लगेंगे तत्पुरुष समास को समझने में। ठीक है, फिर इसके बाद द्वंद्व और बहुव्रीहि, और फिर अंत में इसकी अभ्यास प्रश्न कराएंगे। ये बहुत विस्तृत टॉपिक है समास, लेकिन आप कोई भी एग्जाम देना उसमें जरूर पूछा जाता है। बिना समास के वो पेपर कंप्लीट हिंदी का होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए बच्चा पूरी लगनता मेहनत के साथ आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपना ध्यान रखिए, है ना। छोटों को प्यार दीजिए, स्नेह करिए, बड़ों का सम्मान करिए, और अपना व्यवहार व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि आपके साथ चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों ही सम्मानित महसूस करें। जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों।